नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूँ ओमकार चौधरी। कल रात के ममता बनर्जी के 4.5 घंटे के स्ट्रांग रूम में हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद और कई जगहों पर जिस तरीके से टीएमसी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं, धरनेबाजी की है और बयानबाजी की है, उससे अपने एक मित्र इतने डरे हुए हैं, उनका कहना है कि ये कहीं स्ट्रांग रूम में ही कुछ ऐसा-वैसा ना कर दें। हालाँकि चुनाव आयोग के पास हमेशा एक ऑप्शन रहता है पुनर्मतदान के आदेश का, लेकिन जिस तरह की गतिविधियाँ वहाँ चल रही हैं, अगली 3 रातें यानी आज की रात, कल की रात और परसों की रात, क्योंकि 4 तारीख को तो फिर मतगणना होनी ही है। तो ये 3 रातें चुनाव आयोग के लिए कितनी भारी हैं और सुरक्षा बलों के लिए भी, ये भी जानेंगे और कुछ और डेवलपमेंट हैं, ज़रा उन पर भी बात करेंगे। मेरे साथ कोलकाता से जुड़ गए हैं सीधे पंकज विश्वास जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है। जी सर। तो एक तो कल के हाई वोल्टेज ड्रामे के बारे में थोड़ा-सा बता दीजिए और अभी शुभेंदु अधिकारी भी वहाँ पहुँचे हैं और उनका बयान भी आ गया है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी को धरना देने की बुरी आदत है। तो क्या ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम के भीतर 4.5 घंटे तक धरना देने की कोशिश कर रही थी और उसे कंटिन्यू करने की कोशिश कर रही थी? तो सर एक्चुअली ये जो पूरा मामला है ना, ये अभी भी नैरेटिव का मामला है। ममता बनर्जी ने पहले धरना देने से पहले तृणमूल कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से एक वीडियो जारी किया। उन्होंने बताया कि उनका ये अभियोग है कि उनका कंप्लेन है कि वहां पर कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी हो रहा था, मतलब वहां पर ईवीएम की हेराफेरी हो रही, ऐसा उनका कहना है। बाद में इलेक्शन कमीशन ने इसका खंडन करते हुए पूरा वीडियो डाला है और बताया है कि ममता बनर्जी उन्होंने फैक्ट चेक करके बताया कि ममता बनर्जी ने जो कंप्लेन किया है वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है, इस तरीके का कोई घटना नहीं हुआ है और सारा कुछ ऑनलाइन में अवेलेबल है। हमारे दर्शक भी जाके देख सकते हैं ईसीआई की वेबसाइट पे, और तृणमूल कांग्रेस ने जो कंप्लेन किया है उसको भी देख सकते हैं। ममता बनर्जी अभी जो है रास्ता खोज रही है। उनको पता है कि 4 तारीख शाम के बाद क्या होने वाला है। दोपहर के बाद ही पूरा मामला क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बंगाल में मोटा मोटी 12 से 1 बजे के अंदर समझ में आ जाता है कि ऑन एन एवरेज किसको कितनी सीटें मिली है, क्योंकि बंगाल में पूरा मामला ऑब्वियसली हर बार वन साइडेड होता है। समझ में आ जाता है 12-1 बजे के बीच में कि क्या होने वाला है। तो शाम में उनको जो है ऑफिशियली रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। तो इसी के वजह से अभी से वो नैरेटिव खड़ा करना चाहती है कि हार का वजह क्या है। वो बताना चाहती है कि इलेक्शन कमीशन जो है ईवीएम की हेराफेरी, एक्चुअली जो टीएमसी इतने दिनों तक करती है, आपको पता भी होगा ममता बनर्जी ने कल एक वीडियो जारी किया था, उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी। उन्होंने बोला था कि उनको दोपहर के 1:08 पे पता चल गया था कि क्या होने वाला है। जो एग्जिट पोल आने वाले हैं उसमें अगर 1:08 पे ममता बनर्जी को पता चल गया तो 6:30 बजे तक उन्होंने इंतजार क्यों किया? वो दोपहर में ही बता सकती थी कि एग्जिट पोल ऐसा आने वाला है, मुझे पता है, तो मामला भांडाफोड़ हो जाता, सच का सच और झूठ का झूठ सामने आ जाता। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने उस दिन तो कुछ नहीं कहा, अगले दिन भी दोपहर में जाके 24 घंटे बाद उन्होंने ये किया। उसके अब पूरी समझ में आ रहा है कि ममता बनर्जी वो हार का ढीकरा किसी के ऊपर फोड़ना चाहती है। इसके वजह से ये पूरा नाटक गढ़ा जा रहा है। जितने भी उनके अलग अलग प्रत्याशी अलग अलग जगहों पे वो धरना दे रहे हैं। हाँ, एक आदमी को जो प्रत्याशी है और उनका जो एजेंट बनेगा, एक आदमी को जहां तक वो लाइव फीड मिलता है वहां तक जाने की अनुमति है, वो जा ही सकते हैं। तो इसमें नाटक करने का क्या है? अगर कोई काउंटिंग सेंटर के बाहर मतलब बैठना भी चाहे, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, अगर कोई वहां पे कोई किसी तरीके का हंगामा नहीं कर रहा है तो। लेकिन ये सारा मीडिया को बुला के ये सारा नैरेटिव बनाने का कोशिश है। एक हार हार का तो बोझ किसी पे डालना पड़ेगा। पूरा मामला सर इसी चीज का है। 4 घंटे वो धरना दे, अब बाहर धरना दे रही है, तो बाहर धरना देके आप बताइए ये फायदा क्या है? उससे ईवीएम में जिस पार्टी को जितना वोट मिला है वो क्या बदल जाएगा? वो तो नहीं बदलने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि
जहां पर ईवीएम रखा हुआ है वहां पर वेबकास्टिंग हो रहा है, पूरा चीज दिख रहा है। किसी भी प्रत्याशी को, वो किसी पार्टी का हो सकता है, दूसरी पार्टी का हो सकता है, किसी भी पार्टी को वहां जाने की अनुमति है, वो जा ही सकते हैं। तो इतना ये पूरा मामला अभी नैरेटिव का है सर। वो ममता बनर्जी हो, कोई भी प्रत्याशी हो, जो भी कुछ कर रहा है, पूरा मामला अभी नैरेटिव करने का किया जा रहा है। अभी आप देखिए कि अब और एक बात सर, इसमें मुझे लगता है कि ममता बनर्जी हो या अभिषेक बनर्जी हो, वो चाहते हैं कि आखिरी तक, मतलब उनके तो पार्टी वर्कर्स का मनोबल अभी एकदम गिरा हुआ है। वो चाहते हैं ये दिखा के कि कम से कम मनोबल पकड़ के रखा जाए, कम से कम भाग ना जाए उनके जो एजेंट बनेंगे, काउंटिंग के एजेंट, वो भाग ना जाए, इसके लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। क्योंकि आपको पता ही है यहाँ पर तो मैदान, जो पार्टी हार जाता है वो 12-1 बजे के बाद ही मैदान छोड़ के भागने लगता है। क्योंकि बंगाल में तो पॉलिटिकल वायलेंस होता है, जो पार्टी जीत जाती है वो हिंसा करती है, जो पार्टी हार जाती है उसको मार सहना पड़ता है। उनके वर्कर ताकि 5-6 बजे तक रहे, उनका मनोबल बढ़ाने का ये पूरा नाटक किया जा रहा है। क्या इनको लगता है कि इन्होंने ऐसे कर्म कर रखे हैं कि भाजपा सत्ता में आने के बाद इनके ऊपर शिकंजा कस सकती है, या इनके करीबियों या जो इस समय मार दुनिया भर के बयानबाजी कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, नरेंद्र, अमित जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, या अलग-अलग समय पर कुछ ऐसे कांड किए हैं जिसकी वजह से इनकी गिरफ्तारियां हो सकती हैं? क्या ये डर इनके दिमाग में है? सर मैं एकदम शुरू से शुरू करता हूँ, एकदम 2011-12 के बाद 2013 में सबसे पहला घोटाला सामने आया, शारदा चिटफंड वाला। शारदा के बाद रोज वैली का चिटफंड, उसके बाद 50 एल्केमिस्ट है, टावर ग्रुप है, ये ग्रुप वो ग्रुप, इस तरीके से सैकड़ों चिटफंड थे। सारे चिटफंड से पैसा किन लोगों ने उठाया है ये तो ऑन रिकॉर्ड है। कोई एक फाइल अगर कोई हटा दे, जो अभी राज्यसभा के सदस्य बन गए हैं टीएमसी के राजीव कुमार, उस समय विधाननगर राजीव पुलिस कुमार। के, हाँ, विधाननगर हाँ। पुलिस के सीपी थे। मैंने काफी करीब से उनको देखा है उस समय। एक्चुअली आई वाज वर्किंग इन ईडी एंड सीबीआई विद देम, तो मैंने खूब काफी करीब से उनको देखा है, उनका मोडस ऑपरेंडी देखा है, उनके साथ जो काम करते थे उनके काम करने का रवैया देखा है। तो उसी समय से उसमें सर लाखों लोगों का पैसा डूबा है। उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका 10 लाख, 20 लाख, किसी ने बेटी की शादी के लिए पैसा रखा था, किसी ने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पैसा रखा था। वो 2 साल में डबल, 1 साल में डबल, 3 साल में डबल बनाने का स्कीम, वो अ, ऐसा झांसा देके पैसा लिए थे लोगों से। तो जितने भी लोगों का पैसा डूबा है, सरकार के पुलिस तंत्र की वजह से जो चुप बैठे थे, वो क्या चुप बैठेंगे? वो तो कॉलर पकड़ेंगे अब। उसके बाद 26,000 लोगों की नौकरियां गई जो टीचर थे। उनमें से अगर मान भी ले 50%, 60%, 70% सही में घपलेबाज टीचर थे, लेकिन 10-20% तो उसमें सही अच्छे टीचर भी होंगे। उनकी क्या गलती थी नौकरी जाने में, जिन्होंने पैसा नहीं दिया था? और उसमें उस समय कोर्ट ने पूछा भी था इन लोगों से, एसएससी वालों से, जो कमीशन है, स्कूल सर्विस कमीशन, जो आपने जो एग्जाम लिया है वो एग्जाम शीट कहाँ है? इन लोगों ने बोला कि हमने जला दिया। एसएससी का रूल है कि कम से कम 1 साल तक उसको रखना है हार्ड कॉपी को, और हार्ड कॉपी बिल्कुल। को अगर जलाएंगे तो उसके हार्ड कॉपी को जलाने से पहले या नष्ट करने से पहले आपको उसका एक मतलब सॉफ्ट कॉपी रखना पड़ेगा हार्ड ड्राइव में। इन लोगों ने हार्ड ड्राइव से ओमिट कर दिया है, और पुलिस, सीबीआई की जांच होने के बाद, ईडी की जांच होने के बाद पुलिस वहां घुसी। क्या करने गई थी पुलिस? वो हम लोगों को गधा समझते हैं क्या? ऐसे बालू बालू तस्करी में इनका नाम है, कोयला तस्करी में इनका नाम है, शिक्षक घोटाले में इनका नाम है। उसके बाद म्युनिसिपैलिटी नियोग स्कैम जो है, म्युनिसिपैलिटी स्कैम में इनका नाम है, सारे स्कैम में इनका नाम है। और जिसमें नाम नहीं भी है, मान लीजिए छोटे मोटे तौर पे जो घोटाला होता है, जो पंचायतों में घोटाला होता है, लोग कट मनी मांगते हैं, और घर बनाने के लिए, सरकारी आवास बनाने के लिए ये लोग पैसा मांगते हैं, हो जाने के बाद पहले भी लेते हैं, बाद में भी, कंप्लीशन के बाद भी लेते हैं। लोग अगर प्लान पास करके अपना घर बनाते हैं, 1 मंजिला हो, अगर किसी का 1 मंजिला है तो वो 2 मंजिला बनाते हैं, तो प्लान पास करने के लिए ये लोग पैसा लेते हैं। कहीं इमारतें बनती है तो वहां से ये लोग स्क्वायर फीट में पैसा लेते हैं। हर इमारत में, अभी बंगाल में आप कोई भी अगर इमारत बनाने जाइए, इमारत में एक फ्लैट टीएमसी के लोकल जो काउंसिलर होता है या पंचायत का जो नेता होता है उसको देना पड़ता है।
तो जिन लोगों से जबरन पैसा वसूला गया वो आज क्या इनको छोड़ देंगे? वो तो पैसा वापस मांगेंगे ना, जिनकी नौकरियां गई वो तो इनका कॉलर पकड़ेंगे ना। इसी का डर है इनको। हारने हारने के बाद क्या होगा इनको पता है, इसी के लिए वो लास्ट जोर लगा रहे हैं कि हम लोग अंदर जाएंगे, बीजेपी वाले को या जहां जो पावर, जो सेकेंड ऑपोजिशन है, जो जिनकी पावर ज्यादा है, कहीं पे कांग्रेस है, कहीं पे आईएसएफ है, मोरलेस सब जगह, मैक्सिमम ज्यादा जगहों पे बीजेपी है, तो इनके अगर किसी तरीके से इनको डराने धमकाने में कामयाब अगर हो गए तो आखिरी यही उनका दांव है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार हो पाएगा, और कोई मीडिया चैनल भी तृणमूल कांग्रेस को सहायता नहीं कर सके। इसलिए ईसीआई ने एक रूल जारी किया है इस बार कि ईसीआई की वेबसाइट में जो आंकड़ा दिखाया जाएगा उसी को चलाना है, गलत आंकड़ा आप नहीं चला सकते। ईसीआई को भी पता है कि क्या हो सकता है, ये लोग क्या कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन ये तो उनका दांव चलने की कोशिश करेंगे। ये तो महायुद्ध है, तो युद्ध में तो ये जो दांव तो लगा ही रहेगा। ये जो मैं 3 रात की जिक्र कर रहा हूँ, आज जी, की, कल की और परसों की, कहाँ तक जा सकते हैं ये लोग? क्योंकि आप तो इनकी रग-रग से वाकिफ़ हैं, और सुरक्षा के इंतज़ाम और इंतज़ाम किस तरह के हैं? सुरक्षा का इंतजाम तो बहुत अच्छी तरीके से है। जहाँ पे सबसे पहले 87 काउंटिंग सेंटर थे, उसके बाद कल उसको घटा के 77 कर दिया गया है सुरक्षा के कारणों से, और अंदर सुरक्षा बल की तैनाती है, उसके बाहर भी सुरक्षा बल का घेरा है। कहीं कहीं पे पुलिस ने चाबी मांगने की कोशिश की है, लेकिन उनको ठुकरा दिया गया है। सारे पुलिस तो अच्छे नहीं होते हैं, तो ये लोग कोशिश कर रहे हैं हर तरीके से। कहीं पे दीवारें गिराई जा रही है, लेकिन खबर आने के तुरंत वहां पे बीजेपी के भी कार्यकर्ता पहुंच गए, ज्यादा कुछ कर नहीं पाए हैं। बहुत जगह पे अलग अलग तरीके से ये मैनिपुलेट करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो खबर है ये सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। और ईसीआई को भी पता है कि ये लोग क्या कर सकते हैं, ईसीआई भी तैयार है, बीजेपी के लोग भी अभी मैदान नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है अगर हार जाएंगे तो क्या हाल होगा। 2021 में ही डीजे बजाने के बाद 2021 में 200 लोग मारे गए, हजारों महिलाओं का बलात्कार हुआ, सैकड़ों घर तोड़े गए, लोगों को फांसी पे लटकाया गया था। इन लोगों ने फांसी पे लटका दिया, कुछ केस भी नहीं बना। उसके बाद तो 5 साल से वो सीबीआई जांच करे, लेकिन सीबीआई जांच में भी क्या हुआ वो भी आपको पता है, वो भी ठंडे बस्ते में चला गया है। तो लोगों को पता है कि इस बार चांस है, तो चांस पे इस बार हम लोगों को लास्ट तक जोर लगाना है। वो भी जोर लगा रहे, बीजेपी वाले भी जोर लगा रहे, लेकिन इस बार मुझे नहीं लगता है कि ज्यादातर ये कुछ कर पाएंगे। हाँ, कोशिश करेंगे, ठीक है, सीपीआई भी तैयार है, बीजेपी के लोग भी तैयार है। अब तो जहां से और एक चीज ये कर सकते हैं, जो काउंटिंग के एजेंट है, काउंटिंग एजेंट को ये रात में उठा ले सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जगहों पे बीजेपी का यही स्ट्रेटेजी है कि अभी से वो काउंटिंग के जो एजेंट है उनको एक सुरक्षित जगह पे रख रहे हैं अभी तक, लेकिन सब जगह पे ये नहीं हुआ है। ये लोग रात को उठा लेते हैं काउंटिंग के एजेंट को। और अब तो पुलिस उनके पूरी तरीके से पुलिस उनके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जब पुलिस के उनके कंट्रोल में हुआ करता था 2024 में, 2021 में, 2024 तक, तो ये क्या करता था कि फॉल्स केसेस में काउंटिंग एजेंट को उठा लेते थे। लेकिन अभी ये घटना अभी तक मैक्सिमम जगहों पे ये अभी तक सामने नहीं आया कि ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन मारपीट का घटना हो रहा है काउंटिंग एजेंट के साथ। ये भी सूचना आ रही है पंकज जी कि अननोन नंबर से जी, काउंटिंग एजेंट्स को धमकियां दी जा रही हैं, कुछ इस तरह की सूचनाएं आई हैं। हाँ, वो तो हो रहा है सर, वो हो रहा है, वो तो हो रहा है। और ये रिश्ता क्या कहलाता है? बांग्लादेश के एक एमपी सदन में खड़े होकर के रो रहे हैं इनकी हार पर और बीजेपी के आने पर। सर ये लोग तो अपना भाई मानते हैं, बांग्लादेश वाले इनको अपना भाई मानते हैं। इससे पहले तो वो बाकायदा उनको मतलब सर्विस देते थे, बांग्लादेश से लोग भेजे जाते थे यहाँ चुनाव में मतदान के लिए। इस बार तो नहीं हो पाया है, इस बार वो नहीं दे पाए हैं। उनका जो फॉर्मूला है ग्रेटर बांग्लादेश वाला, उस फॉर्मूला को सक्सेस करने के लिए ये लोग तो कोशिश करते ही रहते हैं, लेकिन सरकार बदलने के बाद पता चल जाएगा कि क्या ग्रेटर बांग्लादेश है और क्या ग्रेटर वेस्ट बंगाल। बीजेपी और आरएसएस के लोग तो कह रहे हैं, जो उनसे जुड़े हुए हैं, कि बड़े जी, पैमाने पर घर वापसी का काम बंगाल से ही शुरू होना है। वो तो होगा ही, वो तो सर होगा ही। एक बार सरकार बदल जाए उसके बाद बहुत कुछ होगा।
पंकज सर जी दूसरे इस चैनल पर भी अभी जाना है मुझे, थोड़ा जल्दी अगर मुझे छोड़ देते, अगर आपकी हाँ, अनुमति नहीं, होती। जी सर। पंकज जी बहुत-बहुत जी, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और इतना समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। सर बहुत-बहुत धन्यवाद। आज सर थोड़ी समय की कमी है, दूसरे चैनल पे भी जाना है, इसलिए सर माफ़ी चाहूँगा आपसे। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू।